एस राजामौली। आज इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर लाकर रख दिया। एक ऐसा नाम जिसके साथ काम करने के लिए हर कोई मरता है। बट वाट इफ मैं कहूँ कि जो भी उनके साथ काम करता है वो स्टार तो बन जाता है, बट उसके बाद वो एक तरीके से कर्स हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो भी नेक्स्ट मूवी रहती है वो बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से पिट जाती है। अब वो चाहे प्रभास स्टार साहू हो या रामचरण स्टार आचार्य या हो एनटीआर स्टार देवरा, सारे ही बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेलियर साबित हुई। आई नो देवरा फ्लॉप तो नहीं रही, बट हिट भी नहीं हुई, यानी कहीं बीच में फंस के रह गई। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या सच में राजामौली कर्स रियल है या सिर्फ एक मिथ है। देखो, एस राजामौली इंडिया के सबसे फाइनेस्ट फिल्म मेकर है, जिनके विजन के थ्रू ही आज हमें ऐसे जॉनर मूवीज देखने को मिल रहे हैं जो आई थिंक हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब एक पल के लिए तुम खुद ही सोचो कि कोई सोच सकता है क्या कि किसी मक्खी के ऊपर भी फिल्म बनाई जा सकती है। बट उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं बल्कि बना के हमारे सामने पेश भी कर दिया। अगर हम उनके फिल्मोग्राफी को उठा कर देखें तो हमें उनकी हर मूवी में कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलता है। वो एक ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने अपने 25 साल के कैरियर में एक भी फ्लॉप नहीं दिया, जिससे हमें पता चलता है कि वो किस लेवल के डायरेक्टर है। वो अपने मूवीज़ के लिए कितना पैशनेट है वो हमें साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई देता है। एंड ये चीज़ उन्होंने अपने हर मूवी के थ्रू हमें बताया है। बट RRR के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोगों को बताया। RRR के जरिए उन्होंने जो बेंचमार्क छोड़ा है वो लंबे समय तक गूंजने वाली है। मूवी को देख के फॉरेनर्स पूरी तरीके से बावले हो गए थे। इवन हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें अप्रिशिएट करने से नहीं रुक रहे थे। और किसी की नज़र उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर है जो महेश बाबू के साथ होने वाला है। एंड सुनने को मिल रहा है कि मूवी एक्शन एडवेंचर जॉनरा को एक्सप्लोर करने वाली है, जो माइथोलॉजी के साथ भी कनेक्ट होगी। बट राजामौली के प्रोजेक्ट के पहले ही हमें RRR के मेन लीड यानी जूनियर एनटीआर एंड रामचरण का मूवी देखने को मिला। एंड दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेलियर साबित हुई। एंड इससे स्पेक्टिकल लगने लगा कि ये राजामौली कर्स है, जिसकी वजह से ही दोनों एक्टर्स की मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह पिट गई। क्योंकि ये सेम चीज़ हमें हर राजामौली मूवी के बाद देखने को मिलता है, लेकिन तब इस चीज़ को लोग उतना नोटिस नहीं कर रहे थे। बट पोस्ट बाहुबली ये चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होने लगी, जब धीरे धीरे लोग राजामौली को पैन इंडिया स्केल पे जानने लगे थे। ऑल्सो प्रभास भी एक वेल नोन नाम हो चुका था। एंड लोगों को उम्मीद था कि प्रभास उनके नेक्स्ट मूवी के साथ राजामौली जिंक्स को तोड़ देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली प्रभास भी ये चीज़ करने में नाकामयाब रहे और राजामौली कर्स कंटिन्यू रही। देखो, ये सब स्टार्ट हुआ था उनकी डेब्यू मूवी स्टूडेंट नंबर 1 से, जिसके लीड एक्टर के तौर पे हमें जूनियर एनटीआर देखने को मिले थे। एंड ये जूनियर एनटीआर की भी डेब्यू मूवी थी। मूवी कमिंग एज रोमांस के ऊपर थी, जिसको राजामौली ने अपनी स्टाइल के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया था। और अपना पहला मूवी हिट देने के बाद राजामौली इंडस्ट्री में प्रॉमिसिंग डायरेक्टर के तौर पे उभरने लगे। ऑल्सो एनटीआर को भी एक प्रोमिनेंट एक्टर के तौर पे देखा जाने लगा। बट उसी साल आई एनटीआर की सुब्बू मूवी बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। जो बज एनटीआर ने स्टूडेंट नंबर 1 के साथ क्रिएट किया था, वो सेम बज सुब्बू के साथ क्रिएट करने में नाकामयाब रहे। फॉर द रिजल्ट सुब्बू मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हुई। एंड यहीं से शुरू हुआ दी राजामौली कर्स। फिर अगेन हमें सिमाद्री के लिए राजामौली एंड एनटीआर का कॉलैब देखने को मिला। मूवी फुल ऑफ एक्शन पैक थी। एंड एज यूजुअल राजामौली मूवी ये भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बट वहीं एनटीआर की नेक्स्ट मूवी आंध्रा वाला बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी डिजास्टर रही। मूवी को पुरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया था। एंड ऑडियंस को इस मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन था। एक तो एनटीआर स्टारर मूवी जो सिमाद्री जैसे ब्लॉकबस्टर देने के बाद आ रहे थे, दूसरी पुरी जगन्नाथ डायरेक्टेड मूवी जो ऑलरेडी लाइन से 4 हिट दे के आ रहे थे। ऑल्सो जिस तरीके से मूवी के अराउंड हाई बिल्ड किया गया था, जिसकी वजह से भी ऑडियंस को मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन था, जो मूवी डिलीवर नहीं कर पाई। फॉर द रिजल्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बड़ी डिजास्टर साबित हुई। देन फिर हमें नितिन स्टारर राजामौली की तीसरी मूवी साई देखने को मिली, जो एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी। एंड ये मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है। जिस तरह कॉलेज के कुछ लड़के जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते, वो कैसे अपने कॉलेज को बचाने के लिए एक गैंगस्टर के अगेंस्ट रग्बी मैच खेलते, वो दिखाया गया है। सुनने में जितना एवरेज स्टोरी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का इसका प्लॉट है वो मूवी को अपने आप में इम्पैक्टफुल बना देती है। एंड अपने इसी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन की वजह से मूवी हिट का टैग ले जाती है। बट वहीं नितिन की नेक्स्ट मूवी एक फ्लॉप रहती है। इसके बाद हमें प्रभास स्टारर राजामौली की चौथी मूवी छत्रपति देखने को मिलती है, जो एक एक्शन जॉनरा की मूवी होती है। एंड इसी मूवी के साथ हमें पहली बार राजामौली एंड प्रभास एक साथ देखने को मिले थे। एंड एज वी नो ये भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बट वहीं प्रभास की नेक्स्ट मूवी पूर्णामी एक फ्लॉप रही। फिर हमें रवि तेजा स्टारर राजामौली की 5वीं मूवी विक्रमाकुडु देखने को मिली। एंड ये वही मूवी है जिसके रीमेक के तौर पे हमें बॉलीवुड में राउडी राठौर देखने को मिला था, जिसके लीड में हमें अक्षय कुमार देखने को मिले थे। और ये मूवी भी एक हिट साबित हुई। हाउएवर रवि तेजा की नेक्स्ट मूवी खतरनाक बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। देन हमें तीसरी बार राजामौली और एनटीआर एक साथ देखने को मिले फॉर द मूवी यमडोंगा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बट वहीं एनटीआर की नेक्स्ट मूवी एक फ्लॉप रही। इसके बाद हमें उस टाइम की सबसे बड़ी मूवी मगधीरा देखने को मिली, जिसके लीड एक्टर के तौर पे हमें रामचरण देखने को मिले थे। एंड ये मूवी रामचरण एंड राजामौली की फर्स्ट एवर कॉलैब थी। एंड एज यूजुअल राजामौली मूवी ये भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मूवी को बहुत बड़े स्केल पे बनाया गया था,
जो एक्शन फैंटेसी जॉनरा में सेट थी। इतने बड़े ब्लॉकबस्टर देने के बाद सभी को उम्मीद था कि रामचरण उनके नेक्स्ट मूवी के साथ राजामौली जिंक्स को तोड़ देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी ये चीज़ करने में नाकामयाब रहे और डे बाय डे राजामौली कर्ज सच होती जा रही थी। फिर हमें सुनील स्टारर राजामौली की 8वीं मूवी मर्यादा रमन्ना देखने को मिलती है, जिसका रीमेक भी हमें ऑलरेडी बॉलीवुड में देखने को मिल चुका है फॉर द मूवी कॉल्ड सन ऑफ सरदार, एंड ये मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है। बट वहीं सुनील की नेक्स्ट मूवी एक फ्लॉप रहती है। फिर आती है एक ऐसी मूवी जिसके कॉन्सेप्ट को सोचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले आई थिंक इंडिया में किसी ने इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं सोचा होगा। ऑल्सो ऑडियंस ने भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट ईगा। एक मक्खी के ऊपर पूरा फिल्म बना देना उनके वे ऑफ डायरेक्शन को दर्शाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ डायरेक्टर ऐसे भी है जो क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ भी दिखा देते हैं। ईगा के लीड एक्टर के तौर पे हमें नानी देखने को मिले थे। मूवी बेसिकली रिवेंज के ऊपर बेस्ड थी, बट जिस तरीके से राजामौली ने मूवी को एग्जीक्यूट किया था वो मूवी को खास बनाती है। ऑल्सो मूवी का कंसेप्ट भी बहुत यूनिक था, क्योंकि उस टाइम ज़्यादातर मूवीज या तो एक्शन जॉनरा में आ रही थी या तो कॉमेडी जॉनरा में। सो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है, एंड यही अनएक्सपेक्टेड चीज़ राजामौली कर्ज को भी तोड़ देती है, क्योंकि इसी मूवी के साथ नानी ने राजामौली कर्ज को तोड़ दिया था। यानी ईगा के बाद हमें नानी का जो नेक्स्ट मूवी देखने को मिला था वो एक हिट साबित होती है, और नानी इकलौते ऐसे एक्टर बन जाते हैं जिन्होंने राजामौली कर्ज को तोड़ दिया होता है। एक्सेप्ट नानी, कोई भी एक्टर अभी तक राजामौली कर्ज को तोड़ नहीं पाया है, अब वो चाहे प्रभास हो, एनटीआर हो, रामचरण हो या कोई और एक्टर। देखो, इट्स नॉट अबाउट दी कर्ज। जब भी कोई एक्टर राजामौली के साथ काम करता है देन उस एक्टर को मिनिमम भी अपने 3-4 साल राजामौली को देना पड़ता है। उस बीच वो एक्टर किसी भी मूवी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि राजामौली अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है। वो नहीं चाहते कि एक्टर की एक गलती की वजह से उनकी मूवी स्पॉइल हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें बाहुबली 2 में देखने को मिला था। जब बाहुबली पार्ट 1 के एंडिंग में कटप्पा बाहुबली को मार देता है तो हर किसी को जानना था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड इस तरीके के चीज़ों को प्राइवेट रखना ईजी नहीं होता, क्योंकि यूजुअली मूवी सेट से चीज़ें लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, और बाहुबली तो अपने आप में एक ग्रैंड प्रोजेक्ट था। इवन देन इस चीज़ को राजामौली ने प्राइवेट रखा। उनके केस में हमें कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। ऑल्सो वो परफेक्शन को लेके भी जाने जाते हैं। जब तक एक शॉट परफेक्ट नहीं निकलता तब तक वो उस शॉट को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। अब उस चीज़ के लिए 2 दिन लगे या 2 महीना, इट डज नॉट मैटर फॉर हिम। There's no point arguing with him. Just deliver what he expects from you. Just deliver what he wants. Get out of here. राजामौली अपने मूवीज़ के साथ जो बार सेट करते वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होता है। अब वो चाहे विजुअली हो या स्टोरी टेलिंग वाइज, हर चीज़ परफेक्ट होता है। उनकी स्टोरी टेलिंग नॉर्मल होते हुए भी यूनिक लगती है बिकॉज ऑफ उनका वे ऑफ एग्जीक्यूशन। जब भी कोई एक्टर राजामौली के साथ काम करता है देन उस एक्टर से ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, जो कि वो एक्टर अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ डिलीवर नहीं कर पाता, क्योंकि राजामौली की मूवीज यूजुअली डेडिकेशन मांगती है, जो कि वो एक्टर अपने नेक्स्ट मूवी में दे नहीं पाता, क्योंकि उस एक्टर ने ऑलरेडी राजामौली के साथ एक मूवी के लिए 5 साल दिया होता है, जिसकी वजह से उस एक्टर को अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट जितना हो सके उतना जल्दी निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रभास को हमने बाहुबली में एक लार्जर देन लाइफ हीरो के तौर पे देखा था, बट वहीं साहू में हमें वो उस लेवल पे देखने को नहीं मिलते, क्योंकि पोस्ट बाहुबली वो एक तरीके से अपने चॉइस के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ऑल्सो इतना लंबा समय एक मूवी को देने के बाद उस एक्टर के लिए सडन एक नए रोल में ट्रांजिशन होना डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब वो मूवी पूरी तरीके से डिफरेंट जॉनरा में हो। इफ तुम राजामौली के मूवी को ध्यान से देखोगे देन उनके कैरेक्टर्स बहुत ही इंटेंस होते हैं। जब भी कोई एक्टर राजामौली के साथ काम करके निकलता है देन उस एक्टर को बहुत ही इमेंस लेवल पे फेम मिलता है, जिसकी वजह से वो एक्टर गलती पे गलती करता है, क्योंकि उसे उस फेम को जितना हो सके उतना जल्दी यूटिलाइज करना होता है। फॉर द रिजल्ट वो एक्टर क्वालिटी स्क्रिप्ट चूज करने में गलती कर देता है। ऑल्सो राजामौली की मूवीज एक्टर्स के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ओवरशैडो कर देती है, क्योंकि अगर मूवी राजामौली की हो देन वी डोंट केयर कि एक्टर कौन है। इन द कंक्लूजन द आइडिया ऑफ राजामौली कर्ज वो मोर देन रियलिटी से ज़्यादा एक मीथ साबित होता है, क्योंकि राजामौली अपने मूवीज़ के साथ जो सिनेमैटिक मास्टरपीस क्रिएट करते हैं वो एक तरीके से हमारे माइंड में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी एक्टर राजामौली के साथ काम करता है उस एक्टर से हम उसी लेवल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि वो अपने नेक्स्ट मूवी के साथ डिलीवर नहीं कर पाता। एज ए रिजल्ट मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित होती है एंड हम इसे राजामौली कर्ज के तौर पे देखने लगते हैं, जो कि पूरी तरीके से बेसलेस है।